ये भारत के गांव के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि 140 करोड़ लोग, इतना बड़ा कस्टमर बेस है आपके पास। आप कुछ भी प्रोडक्शन कीजिए, आप कुछ भी बनाइए, अगर आपका जेन्युइन पार्ट है, उसके 0.some% में भी अगर आपका क्लाइंट बनता है तो भी आप पूरी जिंदगी आराम से काट सकते हो। ये तो हम कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट होकर के, सरकारों के ऊपर निर्भर होकर के अपनी व्यवस्था नहीं बना रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को किसी की नौकरी चाकरी करनी पड़ रही है। और यदि आप ये समझ जाओ कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घर को उत्पादन आधारित हम बना दें, हर घर अगर प्रोडक्शन करने लगे, तो कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। भाई आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे भारत के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में 70% वैकेंसीज खाली पड़ी है टीचर्स की। मतलब नितिन गडकरी कह रहा है पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कह रहा है हमारे पास फंड्स नहीं है, शिक्षा के लिए बजट ही नहीं है। जब शिक्षा के लिए बजट नहीं है, लेकिन हथियार खरीदे जा रहे हैं, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है डंपिंग यार्ड्स के लिए, जंगल काटने के लिए, माइनिंग के लिए, पानी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ड्रोन्स लाने के लिए, मशीनें लाने के लिए, सीसीटीवी कैमरा लाने के लिए, बिना मतलब बिना जरूरत के रोड्स बनाने के लिए, नई ट्रेन्स चलाने के लिए, ये पैसा वेस्ट किया जा रहा है ऐसी चीजों के ऊपर। और जहां मूलभूत जरूरत है शिक्षा, वहां पर 70% से ज्यादा वैकेंसीज खाली हैं। आप कैसे तय करते हो कि कौन आदमी कैपेबल है, कौन? नंबर तय करते हैं किसी आदमी की काबिलियत को। वो पढ़ना चाहता है, वो पढ़ना चाह रहा है मेरे दोस्त, इसको समझो। आप कैपेबल नहीं होने का क्या मतलब है? आप कैसे तय करोगे कि मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं? मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे नंबर थोड़े हैं लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं, इसको कौन एड्रेस करेगा? मैं ये कह रहा हूं, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरी माँ सब कमा कमा के आपको टैक्स दे रहे हैं, लेकिन मैं जब पढ़ने के लिए आपसे सीट मांग रहा हूं तो आप कह रहे हैं हमारे पास सीट ही नहीं है। भाई 4 लाख बच्चों ने ग्रेजुएशन पास करी है, तो 40,000 मास्टर्स की सीट है मात्र, तो वो 40,000 से ऊपर नहीं होगा एडमिशन, यानी कि 3,60,000 के ऊपर ठप्पा लगेगा कि तुम काबिल नहीं हो। स्टुपिडिटी हमारे दिमाग में भर दी है कि सीट नहीं है, वो तय करेगा सीट नहीं है। मेरा बच्चा पैदा हुआ है, परमात्मा का रूप है, गजब का टैलेंट है, कुछ ना कुछ उसको टैलेंट देके भेजा है, और एक गधा तय करता है कि सीट उसको मिले कि ना मिले। कि अगर मेरी पहचान अगर किसी को देखनी है तो मैं फफड़ाना गांव से बिलोंग करने वाला एक ऐसा इंसान जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित है, और जो अपने बच्चे के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाह रहा है जहां इंसान का कॉम्पिटिटर ना हो, बल्कि को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व के साथ रह करके कॉपरेशन से जीने वाला उसका सहभागी हो, सहयात्री हो। ऐसा डरा हुआ बाप हूं, तो मुझे अगर देखना हो किसी को तो ऐसे डरे हुए बाप के रूप में आप देख सकते हैं। और डॉक्टर साहब की बातें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं एक जो ग्रुप है उनको वो टच करती हैं। टच इन द सेंस उनको तकलीफ होती है, टारगेट करती है। हाँ, एक सत्ता में जो बैठे हैं, वो टारगेट भी करती है। लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम सिर्फ डॉक्टर साहब के बारे में बातें करेंगे, डॉक्टर देवेंद्र बलहारा के बारे में बातें करेंगे। उनके खिलाफ जो गैंग काम कर रही है, उनको जो धमकियां मिल रही हैं, और जितने भी जिस तरह की वो बातें करते हैं, उन बातों का व्यू पॉइंट क्या है, कि किस तरीके से वो बातें समाज के अंदर एक नई दिशा देने का काम कर रही हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है बहुत बहुत। धन्यवाद राहुल भाई। आपके खिलाफ बहुत सारी बातें चल रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब को तो उड़ा देंगे। मतलब क्या, कितनी सच्चाई है इन बातों में, और आप क्यों इतना खतरा मोल लेते हो? खतरा मोल लेना और उड़ा देंगे, ये दोनों सवाल अलग अलग हैं। तो पहले हम उस पर बात कर लेते हैं कि हम खतरा मोल क्यों लेता हूं मैं। कभी पहले हमारे एक साथी हैं अशोक भाई पटेल, जब कोरोना के टाइम पर वो सड़क पर उतर गए, और सड़क पर उतरकर वो बातें करने लगे कि ये जो कोरोना है ये महामारी नहीं है, और सरकार इस तरह का प्रोपेगेंडा रच रही है, और मास्क हम नहीं लगाएंगे, मोदी का पुतला भी जलाया, उनके मुंह पे कालिक भी पोती उन्होंने। ये राजकोट की बात है, गुजरात में। वहाँ पुलिस आई और उनसे पूछने लगी, और मैंने ये बात उनकी बड़े अच्छी लगी मुझे, और मैंने इसको इस्तेमाल करना चालू किया। उन्होंने कहा कि जब पुलिस वालों ने उनको बोला कि तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, तुम यहाँ लॉकडाउन तोड़कर यहाँ खड़े हो, सारी दुनिया क्वारंटाइन में है और तुम लॉकडाउन तोड़कर यहाँ खड़े हो। वो कहने लगा कि मरने से डर वाली बात का तो ये जवाब बनता है कि हमारे घर में मरने का रिवाज है। मेरे दादाजी भी मरे, मेरे पिताजी भी मरे, उनके मतलब उन्होंने कहा, और आखिर में हमें भी मरना ही, और सबको मरना है। तुम्हारे यहाँ जिंदा रहने का रिवाज होगा
तुम लोग ताउम्र जिंदा रहते होंगे, ये तुम जानो, लेकिन हमें तो एक दिन मरना है, तो हम पहली बात सड़कर नहीं मरेंगे, हम लड़कर मरना चाहते हैं। ये उनका जवाब था। अब वो बात यहाँ आती है कि सबको मरना होता है, तो मरने से तो डर नहीं लगता। रही बात ये आवाज क्यों उठा रहे हैं, अब मान लीजिए आपके और हमारे सबके समाज में नशा है। मुझे नहीं लगता कि अगर नशा बंद नहीं हुआ तो वो मेरे घर तक नहीं आएगा। अगर गुंडागर्दी है पूरे शहर में, मेरा बच्चा उस गुंडागर्दी का शिकार नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई भी ऐसी चीज, ऐसी व्यवस्था में गड़बड़ है जिसका असर जनमानस पर हो रहा है, तो ये तय है कि उसका असर मेरे घर पर भी आएगा। मान लो इलाज ठीक से नहीं हो रहा है तो बीमार तो हम भी हो सकते हैं, और जरूरत के समय हो सकता है हमारा भी परिवार का इलाज ना हो। अच्छा, मैं आपको बीच में टोकता हूँ इस बात पे। हाँ इंडिया में क्या है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, कोई क्रिकेटर है, कोई बॉलीवुड हाँ, जो एक्टर भी है, है। हाँ, वो एक समय बाद जब पूरे धन धान्य वो हो जाते हैं, इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ। तो आप भी इतने धन धान्य हो, मेरे ख्याल से आप बाहर शिफ्ट हो सकते हो, तो बाहर शिफ्ट क्यों नहीं होते आप? बाहर कहाँ? विदेश में? कहाँ क्या? विदेश में कहाँ? इंग्लैंड में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, देखो ये जो सेफ सिटी ये है, हर आदमी की अपने दुबई में ये क्या हर कुछ आदमी नहीं का लगता? अपना विचार है। हम्म, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। हम्म, मेरा गांव फफड़ाना है। हाँ, किसी आदमी को फफड़ाना में वो सुविधाएं नहीं मिली जो उसे चाहिए थी या जिनकी उसे भूख थी, तो वो फफड़ाना छोड़ करके कहीं और शिफ्ट होने लगा। वो कहीं और हो गया, और लोग कहीं और हो गए, इस तरह से वो अलग अलग जगह पर शिफ्ट होने लग गए। तो मुझे एक बात समझ में आई कि फफड़ाना के लोग फॉर एग्जाम्पल असंध में शिफ्ट हो गए, तो असंध को फफड़ाना नहीं बना देंगे वो, क्योंकि फफड़ाना उस जगह का नाम थोड़ी ना है, वहां के लोग हैं। अरे अरे डॉक्टर साहब, आप इसकी अभी समझिए आप इसको, बात में झोल है, मैं बता रहा हूँ। अभी मैं आपको आप बता ये रहा कह हूँ। रहे हो कि भी असंध के लोग फफड़ाना को असंध नहीं बना देंगे, जिस तरीके से फफड़ाना बना देंगे, वहां की राजनीति थोड़ा बदल देंगे अभी ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना। वहां के हालात थोड़ी बदल देंगे अपने आपको लोग। पता है कि पंजाब के अंदर बिहारी अब इलेक्शन लड़ने लग गए हैं और जीतने लग गए हैं। हाँ, ये पंचायत का चुनाव बिहार से आया हुआ एक आदमी जो मजदूरी करने आया था, सरपंच बना हुआ है सरदारों के गांव में, क्योंकि वहां इतने सारे बिहारियों की वोट बना गया वो। मैं ये कह रहा हूं, और इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कितने सारे काउंसलर्स हैं, सीनेट मेंबर्स हैं जो इंडिया के मूल निवासी हैं। सरदार है नहीं है क्या वहां पर जो सीनेट मेंबर्स हों? मैं ये कह रहा हूं, फफड़ाना उस बाउंड्री का नाम नहीं है। फफड़ाना को फफड़ाना के लोग बनाते हैं। जो आदमी जहां चला जाएगा वो उसी जगह को फफड़ाना बनाने की कोशिश करेगा। यदि वहां का व्यक्ति अपनी मूल जगह को छोड़कर जाने लगेगा, इसका मतलब है वो पलायनवादी सोच का आदमी है। मेरे गांव में जब 12वीं 10वीं के बाद का स्कूल नहीं था, तो मुझे गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, और ऐसे बहुत से लोगों को मजबूर होना पड़ा सुविधाओं की कमी में। अब वो जहां चले गए हैं वहां इतने ज्यादा लोग हो गए हैं कि जहां अब सुविधाओं की कमी वहां भी हो गई है। तो जहां से चले थे वहां सुविधाएं हुई नहीं तैयार, और जहां पहुंच गए हैं वहां जितनी सुविधाएं वो कम पड़ रही हैं, और ये सबके साथ हो रहा है। इसलिए आप विदेशी, यानी कि अभी जो भारत का बच्चा अमेरिका जा रहा है या दूसरे कंट्री में कहीं जा रहा है, उसको वहां रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताऊं, यहां से गया था वो रोजगार के चक्कर में, और वो इतने सारे शिफ्ट हो गए, इतने सारे चले गए कि उनका वही हाल है जो यहां हो रहा था। और मैं एक बात बड़े अच्छे से जानता हूं कि यदि मेरी मां मुझे भोजन नहीं दे सकती ना, तो कोई और मां भी मुझे भोजन नहीं देगी। जिस भूमि में मैंने जन्म लिया है, यदि वो मेरा पोषण नहीं कर सकती, तो कोई और भूमि भी मेरा पोषण नहीं करेगी। जड़ जहां होती है इंसान की, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वो पलायनवादी हो जाएगा, समस्या से डर कर भागेगा, अगर वो कहीं और शिफ्ट होने के बारे में सोचेगा, तो सबसे पहले वो अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहा है। करना क्या चाहिए? वो देखे ना कि गलत क्या है, वो देखे ना कि वहां जहां वो जा रहा है वहां सही क्या है, और जो वहां सही है, जिसके लालच में वहां जा रहा है, वो यहां क्यों नहीं बना सकता। तो मेरा प्रयास ये नहीं है कि मैं यहां से छोड़कर भागूं। मेरे स्टूडेंट्स दूसरे विदेशों में पढ़ रहे हैं। मैं पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूं। 25 साल की टीचिंग में मैंने देखा है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं, और फ्री में, पैसे दे करके नहीं, फ्री में मेरा वहां पलायन होना,
वहां एडजस्ट होना, स्पॉन्सरशिप पे हो सकता है, घर से एक पैसा नहीं लगेगा। और बहुत से लोगों ने बड़ी सारी ऑफर्स करी, पर मैंने उनको ये कहा ठीक है, मैं मानता हूं कि जवानी के समय में पैसा कमाया जाना जरूरी है और मेहनत की जा सकती है, लेकिन वो मेहनत मैं किसी और कंट्री के लिए कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो मेहनत मैं अपने देश के लिए करना चाहता हूं, जो दौर है, और उसमें भी मैं पैसा और ईएमआईज के लिए काम नहीं करना चाहता। वो भी मैं अ, बदलने के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए काम करना चाहता हूं। तो मैं अपने बच्चे के लिए एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता हूं जिसका सपना लोग देखते हैं, और फिर अगली पीढ़ियों के लिए, इट्स नॉट फॉर मी और फॉर माई नेक्स्ट जनरेशन, उससे अगली जनरेशंस। क्योंकि अपना डीएनए खत्म नहीं होने वाला है, बीज तो चलता रहेगा। ये नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा कि बस अगली ही संतान है और उससे आगे संतान नहीं आएगी। तो व्यवस्थाएं अगर खराब होती जाएंगी तो हमारी संतानों को ढेर सारा नुकसान होगा, और यदि व्यवस्थाएं बढ़िया होंगी तो हमारे बच्चों का लाभ होगा। तो उसके लिए हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं। इसलिए बाहर जाना अपने देश, अपने गांव, अपनी मातृभूमि, अपने माता पिता के साथ गद्दारी है, और यही सोच करके दोबारा गांव पर काम करने के बारे में मैंने सोचा। विराट कोहली इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं आज के दौर पे। वो लंदन में शिफ्ट हो गए हैं। क्या ठीक किया उन्होंने ऐसा? देखो, मैंने जो अपनी बात बताई है उससे वैसे स्पष्ट होता है, और विदेश में इसको अगर शॉर्ट में समझे तो मतलब नहीं, एक लाइन में बोलूंगा, कोई तुक नहीं बनता है। मतलब उस आदमी को क्रिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी किसने बनाया? भारत की जनता ने, यहाँ के नहीं, व्यवस्था ने। उनकी खुद की भी तो है, क्या खुद की है? कैपेबिलिटीज हैं, खेलने की कैपेबिलिटीज हैं, क्या कैपेबिलिटी है? टेक्निक्स हैं, उनके रन्स हैं, उनकी उनका स्कोर है, उनका प्रदर्शन अच्छा है। देखो, ये प्रदर्शन आपको कैसे पता लगा? बीसीसीआई ने उनको मौका दिया। बीसीसीआई किसके पैसे से बना? भारत के लोगों के पैसे से बना। जो टीवी पे देखते हैं वो भारत के लोग देखते हैं। कंपनियां उनको स्पॉन्सर करती है। वो खेल ले अपनी गली में जितनी मर्जी टेक्निक से। यहाँ पर गली में अपने यहाँ उससे बढ़िया प्लेयर नहीं हो सकते हैं क्या आपके असंध में? डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन वो उनको मौका नहीं मिला तो वो नहीं दिखा पा रहे हैं। उनको मौका मिला, देश के लोगों ने सर आंखों पर बिठाया, और अब उस देश को जो है वो दुत्कार करके दूसरी कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। ये कौन सा तरीका है हो भाई? गए हैं। मतलब नहीं, कोई भी और हो जाएगा। अब अक्षय कुमार है, अब वो कनाडा का मतलब परमानेंट नागरिक, इंडिया का नहीं है। ये अडानी अंबानी है, सब बाहर जा चुके हैं छोड़ के। पंजाब के बड़े बड़े सिंगर हैं, जैसे करण औजला है, वो भी पहले वो कनाडा शिफ्ट हुए थे, बाद में फिर दुबई शिफ्ट हो गए। अपनी कलाकारी इंडिया के लिए दिखाते हैं, मतलब गाने बनाते हैं वो, क्योंकि कस्टमर है ना यहाँ ज्यादा। देखो, जहां पर आपकी मार्केट होगी, पूरी दुनिया का बाजार के रूप में देख रही है पूरी दुनिया इस भारत को। ये भारत के गांव के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि 140 करोड़ लोग, इतना बड़ा कस्टमर बेस है आपके पास। आप कुछ भी प्रोडक्शन कीजिए, आप कुछ भी बनाइए, अगर आपका जेन्युइन पार्ट है, उसके 0.some% में भी अगर आपका क्लाइंट बनता है तो भी आप पूरी जिंदगी आराम से काट सकते हो। ये तो हम कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट होकर के, सरकारों के ऊपर निर्भर होकर के अपनी व्यवस्था नहीं बना रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को किसी की नौकरी चाकरी करनी पड़ रही है। और यदि आप ये समझ जाओ कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घर को उत्पादन आधारित हम बना दें, हर घर अगर प्रोडक्शन करने लगे, तो कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर भाई। नहीं, हम तो कनाडा शिफ्ट नहीं हुए, जब हम बात कर रहे थे आपके बारे में। उड़ा देंगे, हाँ, उड़ा देंगे बोल रहे थे आप लोग। तो वो ठीक है। देखो क्या है कि मैंने कुछ मुद्दे लिए हैं। उन मुद्दों में एक मुद्दा है रुपए का मुद्दा। उस पे सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला, नेताजी ने, उन्होंने कहा कि ये रुपया जो है अंग्रेजों का, ये फ्रॉड है, और उन्होंने अपना आज़ाद हिंद रुपया बनाया, आज़ाद हिंद सरकार बनाई, आज़ाद हिंद सेना बनाई, उनको युद्ध अपराधी बना दिया गया। उसके बाद रुपये पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला, जो आज चल रहा है रुपए का कूटकरण, उसके विषय में कि महंगाई हो जाएगी और एक तबका बहुत अमीर होता चला जाएगा और दूसरा तबका गरीब होता जाएगा, जो कर रही हैं सरकारें। तीसरे व्यक्ति थे रामवृक्ष यादव, जो 2016 में अखिलेश यादव की सरकार थी यूपी में, मतलब ताबड़तोड़ गोलियां चला करके सैकड़ों लोगों को मार गिराया था। रुपए पर मुद्दे पर बोलने वाले लोग कोई भी हो, उसी को मार दिया जाएगा। चाहे जॉन एफ कैनेडी है, चाहे ये सद्दाम हुसैन है, गद्दाफी है, कैनेडी तो अमेरिका का राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति होते हुए गोली उड़ा दी। सद्दाम हुसैन तो क्रूर था। अरे नहीं भैया जी,
जैसे भगत सिंह को आतंकवादी बनाया है इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के, वैसे ही सद्दाम हुसैन जब अमेरिका को आंख दिखाने लगा, उसने कहा कि अब मैं तुम्हारा डॉलर नहीं चलने दूंगा, अगर तुमको तेल चाहिए हमसे तो तुमको पेमेंट सोने में करनी पड़ेगी, तुम्हारा डॉलर फ्रॉड है। जब सद्दाम हुसैन ने ये कहा, तब ये कहा था कि सद्दाम हुसैन बायो वेपन्स बना रहा है, और तब आक्रमण किया था। और जब आक्रमण किया, आज तक भी सद्दाम हुसैन को फांसी हो गई, लेकिन आज तक भी वहां पर बायो वेपन नहीं मिला है। यानी कि वो सारा प्रोपेगेंडा था, कोई क्रूरता नाम की चीज नहीं थी। वो एक देशभक्त आदमी था, हिटलर की तरह। जैसे हिटलर को, हिटलर देशभक्त था। ऑब्वियसली, जर्मनी की हालत हिटलर के पहले देख लो और हिटलर के बाद देख लो। ये प्रचारित किया गया कि उसने इजरायलियों के ऊपर अटैक किया। कैसी बातें कर रहे हो आप? जो इतिहास लिखने वाले हैं वो पागल हैं क्या? इतिहास लिखने वाले शाणे हैं, इतिहास लिखने वाले धूर्त हैं, इतिहास लिखने वाले कपटी हैं, इतिहास लिखने वाले चोर हैं, इतिहास लिखने वाले डकैत हैं। राजा अपने हिसाब से इतिहास लिखता है। उस दौर में जिसकी चल रही है वो इतिहास लिख रहा है। इजराइल ने कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को दुखी दिखाने के लिए ये कहा है कि यहूदियों को उसने क्या नाम, हिटलर ने ये कहा। अब आज के टाइम पर पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा है इजराइल, आपको पता भी नहीं है, आपको लगता है डॉलर का राज है। बात कर रहे थे आप फिरोज साहब, मैंने जब पे पॉडकास्ट में जब स्टार्ट किया था, मुझे आपके बारे में बातें करनी थी। हम बात करते करते पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ, मुझे आपकी बात करनी थी। मतलब आप ना, जैसे मैं क्या बताऊं, आप सबसे हटके हो। हटके होना गलत तो नहीं होता। नहीं, गलत नहीं होता। हाँ, आज के जमाने में लोग पॉलिटिक्स स्विंग में बढ़ गए हैं। या तो वो एंटी हैं या वो प्रो हैं, या वो प्रो हैं। हाँ, और जरूरी नहीं है कि आदमी या एंटी हो या प्रो हो, वो बोथ साइड भी तो हो सकता है। मैं दोनों के खिलाफ हूँ। हाँ, मैं व्यवस्था के ही खिलाफ हूँ। मैं आपकी बारे में बात कर रहा हूँ कि आप उन दोनों के खिलाफ हो। हाँ, ना आप एंटी हो ना आप प्रो हो, आप दोनों के खिलाफ हो। इस देश के आम नागरिक का सही कर्तव्य क्या है? इस देश के आम नागरिक का सही कर्तव्य ये है कि वो एक ऐसी व्यवस्था बनाए जो व्यापार आधारित ना हो, जो व्यवहार आधारित हो। वो जो भी प्रोडक्शन करे वो अपने आसपास के लोगों के लिए करे, वो जो भी काम करे अपने आसपास के लोगों के लिए करे। जब आसपास के सारे लोगों की सारी जरूरतें आपस में मिलकर पूरी हो जाएं, तो जो बचे उसका व्यापार हो। यह है पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य यह है कि इससे क्या होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा इससे। एक तो मान लो गांव का आदमी है, वो गांव में ही दाल उगा रहा है, गांव में अनाज उगा रहा है, गांव में ही तेल हो रहा है, गांव में ही लोहे का काम हो रहा है, गांव में ही सारे काम हो रहे हैं। तो एक तो सारा पैसा आपस में घूम रहा है, और चूंकि सारी मेहनत और सारा काम व्यवहार आधारित है, जिसकी वजह से हर कोई मजबूत हो रहा है। अगर हम कंपनी आधारित हो जाएंगे, शहर आधारित हो जाएंगे, बाजार आधारित हो जाएंगे, तो हम सारा पैसा अपनी कमाई का वो हम बाहर किसी को देते रहेंगे, जिससे पूरा गांव खोखला हो जाएगा। तो एक तो ये होगा। नंबर 2, उसको ये समझना जरूरी है कि उसका इस धरती पर आने का मकसद क्या है, और उसे अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपना जीवन जीना चाहिए, ना कि कंपनियों के बाजार को बनाए रखने के लिए। मतलब आज के टाइम पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो सुबह से लेकर शाम तक किसी ना किसी कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं। उनका हर कदम किसी कंपनी को मजबूत कर रहा होता है, उनके परिवार को, अगली जनरेशन को, उसको खुद को, उसकी सेहत को, उसकी आत्मा को मजबूत नहीं कर रहा होता। और फिर हर व्यक्ति का फिर तीसरा कर्तव्य यह है कि वो उस व्यक्ति का पुरजोर विरोध करे जो भी उस व्यक्ति के ऊपर राज कर रहा है, यानी कि जिसको प्रबंधन का काम दिया है। जैसे मान लीजिए हमारा एमएलए है, एमपी है, या हमारा जो एमएलए हो गया, एमपी हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ये सब हमारे प्रतिनिधि हैं, ये सब हमारी वोट से बने हैं, हमारे पैसे से ही चलते हैं। तो अब हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए कि सबसे पहले इनका दायित्व स्थापित किया जाए, इनकी जिम्मेदारी तय की जाए और इनकी जवाबदेही तय हो, और ये लोग हम पे राज ना करें, बल्कि हमारी चीजों के लिए बेहतर तरीके से पॉलिसी बनाएं और हमारे लिए बेहतर चीजों का प्रबंधन करें। जबकि सिस्टम क्या कर रहा है, हर व्यक्ति को लूटने, दबाने, डराने और मतलब शोषण करने का काम कर रहा है। कैसे? एग्जांपल देके बताओ।
जैसे किसान है फॉर एग्जाम्पल, अब किसान ने खेत में बीज बोना है, क्या ये इंडस्ट्री को या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को या सत्ता में बैठे लोगों को नहीं मालूम है कि बेहतर मिट्टी सॉफ्ट होती है और जो खराब मिट्टी है वो हार्ड होती है? तो फिर वो ऐसे केमिकल क्यों दे रहे हैं किसान को, फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया की फॉर्म में, जो उसकी जमीन को सख्त बना रहे हैं और उस जमीन में जो प्राकृतिक जो हमारे खाद बनाने वाले जीवाणु हैं, उसमें कीट पतंगे हैं, उनको खत्म कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने का काम तो कोई देशद्रोही करेगा, किसान तो ये काम नहीं करता था। तो विकसित बीजों के नाम पर और खरपतवार का नाश करने के नाम पर वो पेस्टिसाइड और यूरिया तो उन्हीं लोगों ने दिए जो सत्ता में बैठे हैं, उन्हीं ने प्रमोट किया, उन्होंने ही उसको दिया। तो अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वो किसान को सही से गाइड करे, लेकिन उसको कहा कि तुरी हम तरक्की कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये समझिए आप, जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आपका बच्चा पैदा होना है, उससे पहले सरकार में बैठा आदमी कह रहा है मुझे तुम्हारे बच्चे की इतनी चिंता है कि प्रेगनेंसी में तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, प्रेगनेंसी में तुमको ये टीके लगाने पड़ेंगे, ये दवाएं लेनी पड़ेंगी। और जब प्रेगनेंसी पूरी होती है और जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म के बाद इस हफ्ते में ये टीका लगाना है, इस हफ्ते में ये टीका लगाना है। 5 साल तक आपके बच्चे को लगभग 52 टीके लगते हैं। मैं भी बता रहा हूं। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा सरकार का एक्टिवनेस को देख करके, एक्टिविटीज को देख के, कि सरकार में बैठे डॉक्टर्स और उनको बहुत ज्यादा आपकी चिंता है आपके बच्चों की, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन वही बच्चा जब बीमार हो जाता है, वही व्यक्ति जो बीमार हो जाता है, आपको बीमारी से पहले सरकार को बहुत चिंता है कि तुमको बीमारी ना हो जाए, परंतु जब बीमार हो जाता है तो चाहे उसकी जमीन बेच करके इलाज कराना पड़े, चाहे गहने बेचकर इलाज कराना पड़े, चाहे उधार लेकर जाना पड़े, चाहे लोन लेकर करना पड़े, लेकिन आपका इलाज आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये दोगला कैरेक्टर समझना जरूरी है समाज को। फिर जो शिक्षा है, शिक्षा का काम क्या है? बच्चे को जीवन के लिए तैयार करना। शिक्षा काम क्या कर रही है? स्कूल में जाकर के अगर आप किसी बच्चे का जीवन देखोगे, एजुकेशन सिर्फ 2 काम करवा रही है आपसे। क्या? एक तो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है उनको फॉलो करना, और जो आपको लिखवा दिया गया है या बता दिया गया उसको याद करना, केवल याद करना, क्वेश्चन करना नहीं, सवाल उठाना नहीं, जवाब ढूंढना नहीं, यह काम नहीं कर रही है। तो ऐसी व्यवस्था जो आपके बच्चे को अपने जीवन के लिए तैयार नहीं कर रही है, उस व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाना। यानी कि आपको यह देखना है कि वो व्यवस्था आपके लिए काम कर रही है या किसी पूंजीपति के लिए काम कर रही है या किसी आपके ऊपर सत्ता जमाने वाले के लिए काम कर रही है। ये काम है हर नागरिक का। अभी शिक्षा की बात चल रही है ना, हाँ। शिक्षा की बात मैं एसएससी को बीच में लाना चाहूंगा। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यस। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जब मैंने रिसर्च करी तो एक कंपनी है एडिक्विटी, जिसको अभी उन्होंने दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम करवाने का, और वो एक ऐसी कंपनी है जो अकॉर्डिंग टू रूल पूरे देश में हर एक सेंटर पर ऑनलाइन एग्जाम करवाने में सक्षम नहीं है। कुछ नहीं है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट में फेल हो गई, छोटा कॉन्ट्रैक्ट था, ब्लैक लिस्ट हो गई थी वो। हाँ। उसके बाद देश की सबसे बड़ी कंपनी है वो टाटा की है, वो टाटा की है। नाम क्या है उसका? टीसीएस कंपनी जो देश की सबसे टॉप कंपनी है, और वो अच्छे से काम कर रही थी। एसएससी का उन्होंने 2018 के अंदर उन्होंने जीता था, तो वो अच्छे से काम कर रही थी। एज पर जो टेंडर के रूल होते हैं, टेंडर के रूल के अकॉर्डिंग एडिक्विटी कहीं भी पास नहीं हो रही थी। बिल्कुल। टेंडर निकाले, उनके 2 राउंड होते हैं। हाँ, बिल्कुल मुझे मालूम है। तो हर एक टेंडर से पहले टेंडर के रूल बदले गए। हाँ। एडिक्विटी कंपनी को काबिल बनाया गया रूलों के अकॉर्डिंग। वो रूल वो सेट किए जहां एडिक्विटी स्टैंड करती है। हाँ, मतलब उसके अकॉर्डिंग रूल बनाए एसएससी द्वारा। हाँ। और जितने भी एग्जाम आज तक करवाए हैं एडिक्विटी ने, सारे के सारों में धांधली है। बिल्कुल। कहीं किसी का नेटवर्क कमजोर है, कहीं सेंटर दूर दे रखे हैं, मतलब बहुत सारी खामियां थी जो एसएससी के बच्चों ने प्रोटेक्ट किए। ठीक है। 5 साल से उस कंपनी के पीछे टेंडर वो जीत रही है, कंपनी एसएससी को टेंडर दे रही है। बिल्कुल। बड़ी कंपनी बना दी, 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हैवी हो गया। हाँ। लेकिन जब बच्चे
अपना हक लेने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। बिल्कुल। मतलब इस बात को जानने के बाद ना मुझे रिसर्च करने पर चला कि हाँ यार, शिक्षा में धांधली जरूर है। इस बात के ऊपर आप प्रकाश डालो। देखो, ये सबसे पहली धांधली जो शिक्षा की है ना, वो ये है कि आपका कंपटीशन करवाया जा रहा है। सबसे पहली धांधली है ये इंसान के साथ धोखा है, हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आपने एग्जाम लेना है, देखो स्कूल में बच्चा जा रहा है, सब स्कूलों में बराबर शिक्षा हो और उस शिक्षा को जब ग्रहण करे बच्चा, उसमें जिसके सबसे ज्यादा नंबर कुदरती तरीके से आ जाएं, उसको सेलेक्ट करना वो वहां तक तो चलेगा, वहां तक तो कोई बात नहीं है। परंतु अगर आप एग्जाम के लिए स्पेशल तैयारी का प्रोविजन करते हैं और बच्चे स्पेशल कोचिंग लेते हैं, वहां तो केवल अमीर आदमी का बच्चा कोचिंग ले पाएगा, सिर्फ अमीरों के बच्चे ही बाहर जाके कोचिंग ले पाएंगे, तो गरीब का आदमी तो कंपटीशन से पहले ही दिन बाहर हो गया। यानी पूंजीवाद का एक तरह से जिसके पास पूंजी है उसी को नौकरी मिल रही है, उसी को सुविधा मिल रही है, उसी को मतलब रास्ता मिल रहा है, बाकी गरीब आदमी के लिए तो कोई चीज छोड़ी नहीं। यही काम इलाज के केस में, यही काम ट्रैवलिंग के केस में, यही काम बाकी सुविधाओं के केस में, दुकानदारी के केस में, व्यापार के केस में भी। हर चीज अगर पूंजी आधारित हो जाएगी तो पूंजीवाद का ही बोलबाला हो जाएगा। तो जो ये फ्रॉड है, एसएससी का फ्रॉड है, इसके बारे में जब हम 5 साल पहले बोलते थे कि आपकी व्यवस्था को ध्वस्त किया जाएगा, ये तो आपने एसएससी के एग्जाम की बात कही है। एसएससी के एग्जाम से पहले आ जाते हैं। एसएससी का एग्जाम देने के लिए बच्चे को कॉलेज जाना पड़ता है। कॉलेज में जब वो जा रहा है तो ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उस वक्त वहां प्रोफेसर्स आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे भारत के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में 70% वैकेंसीज खाली पड़ी हैं टीचर्स की। मतलब वो कह रहे हैं, नितिन गडकरी कह रहा है पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कह रहा है हमारे पास फंड्स नहीं है, शिक्षा के लिए बजट ही नहीं है। जब शिक्षा के लिए बजट नहीं है लेकिन हथियार खरीदे जा रहे हैं, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है डंपिंग यार्ड्स के लिए, जंगल काटने के लिए, माइनिंग के लिए, पानी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ड्रोन्स लाने के लिए, मशीनें लाने के लिए, सीसीटीवी कैमरा लाने के लिए, बिना मतलब बिना जरूरत के रोड्स बनाने के लिए, नई ट्रेन्स चलाने के लिए, यह पैसा वेस्ट किया जा रहा है ऐसी चीजों के ऊपर। और जहां मूलभूत जरूरत है शिक्षा, वहां पर 70% से ज्यादा वैकेंसीज खाली हैं। इससे पहले की धांधली अगर आपको शिक्षा में देखनी हो तो आपको यह देखना पड़ेगा कितने बच्चे दाखला लेते हैं और कितने बच्चे पास आउट होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बच्चा जो हर साल जन्म ले रहा है, उसमें से जो दाखला लेता है प्राइमरी स्कूल के अंदर, वो अगर मैं छोटा सा आंकड़ा लेके चलूं, प्राइमरी से लेके बड़े तक, मतलब शुरुआत में 2 करोड़ चलता है, हर साल 2 करोड़ 4 करोड़ ये आंकड़ा रहता है दाखला लेने का। लेकिन लगभग 50 लाख बच्चा 12वीं पास करता है, 50 लाख। इसके हिसाब से ग्रेजुएशन में दाखला कितने बच्चों का होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर 50 लाख बच्चे ने 12वीं कर ली है हर साल, तो कितना बच्चा होना चाहिए ग्रेजुएशन? हाफ मान के चलो। क्यों भाई, बाकी 25 लाख ने क्या गलती करी? अगर वो पढ़ना चाहे तो वो और कुछ भी कोर्स कर सकता है। मतलब पढ़ाई, वही तो मैं कह रहा हूं, 12वीं के बाद वाली पढ़ाई ग्रेजुएशन ही हो गई एक तरह से वो। तो आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे देश में सारे कॉलेजेस में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, बी जिनके आगे बीबीए, बीसीए जितने भी लगते हैं बैचलर डिग्री के, टोटल 4 लाख से ऊपर सीटें नहीं है। यानी कि अगर 40 लाख बच्चा मान लेते हैं 50 लाख से ऊपर, यानी 40 लाख बच्चों ने 12वीं पास करी, तो 4 लाख बच्चों का ही ग्रेजुएशन में दाखला होगा। बाकी कहां जाएंगे? अब आप बता दो मुझे, ये धांधली नहीं है क्या? चलो अब 4 लाख बच्चों के धांधली पे आ जाते हैं। 4 लाख बच्चों ने ग्रेजुएशन कर ली, तो मास्टर्स कितने बच्चों के लिए एलिजिबल होना चाहिए? 4 लाख का होना चाहिए ना। मात्र 40,000 सीट है मास्टर्स की पूरे देश में। बस फिर कुछ बच्चे बीए के बाद हमें करते भी तो नहीं है ना। वो अगले वो होगा ही नहीं एडमिशन, तो कैसे करेगा भैया? आपको बहका दिया गया कि एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें इतने बच्चों का दाखला होगा, बाकी का होगा नहीं। होगा क्यों नहीं? अगर 4 लाख बच्चे हैं, 4 लाख बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। फिर वो कैसे कैपेबल नहीं है? आप कैसे तय करोगे कौन कैपेबल है कौन नहीं है? 12th के मार्क्स तय करते हैं। अच्छा, मार्क्स बताएंगे? कोई आदमी घर से फ्रस्ट्रेटेड होके आज जितने मर्जी नंबर दे दो,
आप कैसे तय करते हो कि कौन आदमी कैपेबल है, कौन? नंबर तय करते हैं किसी आदमी की काबिलियत को। और क्या, वो पढ़ना चाहता है, वो सिस्टम वो में पढ़ना चाह रहा है मेरे दोस्त, इसको समझो आप। कैपेबल नहीं होने का क्या मतलब है? आप कैसे तय करोगे कि मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं? मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे नंबर थोड़े हैं लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं। इसको कौन एड्रेस करेगा? मैं ये कह रहा हूं। मेरा बाप, मेरा दादा, मेरी मां सब कमा कमा के आपको टैक्स दे रहे हैं, लेकिन मैं जब पढ़ने के लिए आपसे सीट मांग रहा हूं तो आप कह रहे हैं हमारे पास सीट ही नहीं है। भाई 4 लाख बच्चों ने ग्रेजुएशन पास करी है तो 40,000 मास्टर्स की सीट है मात्र, तो वो 40,000 से ऊपर नहीं होगा एडमिशन, यानी कि 3,60,000 के ऊपर ठप्पा लगेगा कि तुम काबिल नहीं हो, और आप उसको सही कह रहे हो। उससे आगे की बात कर लेते हैं। 40,000 बच्चों को सीट मिली मास्टर्स में एडमिशन। क्या आपको पता पूरी दुनिया, पूरे देश के अंदर भारत में मास्टर्स के बाद पीएचडी कितनी सीटें हैं? मात्र 4,000 सीट हैं। आप उससे ऊपर मिलेगी नहीं आपको एडमिशन, तो आपने क्राइटेरिया रख दिया। ये कहां लिखा हुआ? ढूंढ लो ना, देश में कितने इंटरनेट पड़ा है, आपके व्यूवर्स देख लेंगे, सर्च करके ढूंढो ना। कितने बच्चे पहली क्लास में दाखिला लेते हैं, कितने 10वीं तक पढ़ते हैं, कितने प्राइमरी के बाद छोड़ देते हैं क्योंकि आपके पास 5वीं का, अभी यहां चले जाओ आप, पिधाना में 5वीं के बाद स्कूल नहीं है, डुपेडी में 5वीं के बाद अब हो गया 8वीं तक का स्कूल, मतलब जबाड़ा में नहीं था, फबडाना आया करते ना, जबाड़े के जयसिंहपुर तो अपना था, जबाड़े के, फबडाने के, सॉरी पधाने के, सारे बच्चे फबडाना में आते थे। मतलब वहां स्कूल ही नहीं है तो आपको पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जब आपके पास सीट ही नहीं है तो आप किसी ना किसी को तो ठप्पा लगाओगे ना कि तुम काबिल नहीं हो। परमात्मा ने सीट कैसे बना सकते हैं? ये क्या दिक्कत है बताओ? सीखना चाहता है कोई आदमी, इसके लिए सीट बनाने की क्या जरूरत है यार? पढ़ाना है उसको, पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए और जगह चाहिए। कमी है क्या हमारे पास? जगह की कमी है या पढ़ाने वाले लोगों की कमी है? कमी किस चीज की है ये तो बताओ ना। लोग तो कम नहीं है ना, बेरोजगारों की लाइन लंबी पड़ी है। आप टीचर्स बनाना चाहते हो, पढ़ा नहीं सकते क्या? स्टुपिडिटी हमारे दिमाग में भर दी है कि सीट नहीं है, वो तय करेगा सीट नहीं है। मेरा बच्चा पैदा हुआ है, परमात्मा का रूप है, गजब का टैलेंट है, कुछ ना कुछ उसको टैलेंट दे के भेजा है, और एक गधा तय करता है कि सीट उसको मिले कि ना मिले। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसके पीछे का कारण एक बढ़ती जनसंख्या भी तो है। कैसे कैसे है बढ़ती जनसंख्या बताओ? सीधा दिख रहा है कि कैसे है बताओ? मेरे गांव की जितनी जनसंख्या है और जितने बच्चे हर साल पैदा होते हैं उतने बच्चों के बैठने की जगह है मेरे गांव के सरकारी स्कूल में, और अगर नहीं है तो एक कमरा एक फ्लोर ऊपर बना दो, क्या दिक्कत है? क्या जनसंख्या? ज्यादा बच्चे हो गए, ज्यादा टीचर चाहिए तो ज्यादा नौकरी मिलेगी, तो ज्यादा फायदा होना चाहिए। ज्यादा जनसंख्या मतलब ज्यादा कस्टमर, ज्यादा कस्टमर मतलब ज्यादा फायदा, ज्यादा लाभ। आपको ज्यादा व्यूवरशिप मिलने लग जाए, मान लो आपको ज्यादा व्यू मिलने लग जाए तो आपको फायदा है कि नुकसान है? ज्यादा अव्यवस्था भी तो हो सकती है। कैसे? एक बच्चे को, एक टीचर को पढ़ाने के लिए 20 टीचर। जनसंख्या की बात कर रहा हूँ। अरे जनसंख्या में बताओ ना कैसे अव्यवस्था फैलेगी? कैसे वो बताओ आप मुझे, अव्यवस्था कैसे फैलेगी? अब 20 बच्चों पे एक टीचर रख दो यार, एक बात बताओ, 20 बच्चों पे एक टीचर रख दो तो अव्यवस्था कैसे हो जाएगी? अब आप कहते हो कि भाई ज्यादा संख्या से अव्यवस्था नहीं फैलती, मतलब ही नहीं है। अव्यवस्था फैलाने वाले अव्यवस्था फैलाते हैं, ज्यादा होने से कोई अव्यवस्था नहीं फैलती है। ज्यादा होना अव्यवस्था का मतलब नहीं है। हम 3 लोग यहां अगर बैठे हुए हैं इस कमरे में, हम 3 भी अव्यवस्था फैला सकते हैं। इस कमरे को होच पोच करना हो तो ना, सामान को अपनी जगह पे रखो, चलते फिरते ठोकर मारते चलो, खाम खाई कोनी मारते चलो, चीजों को देखो ना, हम ही व्यवस्था फैला देंगे। उनके लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, खेती की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था। अरे भैया तो फायदा है ना। अगर ज्यादा जनसंख्या है, उनके लिए ज्यादा डॉक्टर चाहिए तो ज्यादा काम मिल गया लोगों को। अगर ज्यादा बच्चे हैं तो ज्यादा टीचर्स बने तो ज्यादा काम मिल गया उनको। अगर ज्यादा जनसंख्या है तो ज्यादा बाइक्स हैं, ज्यादा सामान है तो लकड़ी के काम करने वाले को ज्यादा कस्टमर मिले, लोहे का काम करने वाले को ज्यादा कस्टमर मिले, बाइक का काम करने वाले को ज्यादा कस्टमर मिले, पढ़ाने हर आदमी को ज्यादा कस्टमर्स मिल रहे हैं, तो उसमें नुकसान क्या है? नुकसान प्रकृति का है। प्रकृति का नुकसान कैसे है? प्रकृति का नुकसान कंपनियों की मशीनें करती हैं, आदमी कोई नुकसान नहीं करता। आदमी खेत का पेट में और पेट का खेत में कुछ भी वेस्टेज नहीं करता। प्लास्टिक कंपनी बनाती है, रबड़ कंपनी बनाती है, जितना भी आपका पोल्यूशन फैलाने की चीज है वो कंपनी बनाती है। आदमी गांव का बिल्कुल नहीं बनाता, उसको चाहिए भी नहीं। आपके गांव में स्कूल हो,
वहीं पर रोजगार का साधन हो, ना कहीं उसको बाहर जाए तो घूमने के लिए जाए, सार्वजनिक साधन अवेलेबल हो। क्या पोल्यूशन है बताओ गांव में? ये जितनी आपकी डिलीवरी वाली दुकानें हैं, ये जितने आपके बड़े बड़े ये जो डिलीवरी वाली शॉप्स है, मैं नाम नहीं लेता उनका, हरामियों का, वो फैला रहे ना पोल्यूशन। तो उनकी पैकिंग में आता है प्लास्टिक रबड़ के बबल वाला वो लग के, फिर उसके ऊपर दूसरी प्लास्टिक लग के, फिर टेप लग के, वो गाड़ियों में ढोके खराब कचरा करते हैं। मेरा लोकल आदमी अवेलेबल और उससे सस्ती अवेलेबल हो तो वहीं पे मिल जाएगा, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है इंटरनेट की, क्या जरूरत पड़ी है मोबाइल की, क्या जरूरत पड़ी है मुझे गाड़ियों की, कहां जरूरत है मुझे? बेफजूल का काम करने के लिए हमको मजबूर किया जा रहा है मेरे दोस्त, और थोपा जा रहा है जनसंख्या के ऊपर। इट्स अ फ्रॉड, ये लाइन फ्रॉड है जो आदमी कह रहा है कि जनसंख्या ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यार 140 करोड़ लोगों का मतलब है 140 करोड़ दिमाग और 280 करोड़ हाथ। इतने हाथ और इतने दिमाग मिलकर के क्या ना कर दें ये बताओ ना। जिस गधे को इसका इस्तेमाल करना नहीं आता ना, वो बेवकूफ है, वो जो इनके ऊपर ब्लेम कर रहा है कि ये ज्यादा लोग हैं। वरना आदमी, यार मां के लिए उसके बच्चे ज्यादा कैसे हो सकते हैं बताओ जरा? मातृभूमि के लिए बच्चे ज्यादा कैसे हो सकते हैं? गांव में जाकर पता करो एक बार, जितनी टोटल जमीन है और जितने लोग हैं, लोगों की जरूरत से 10 गुना जमीन है हर गांव के पास, हर गांव के पास। तो फिर वो खेती में यूज होती है ना। अरे यार खेती में यूज करके कर क्या रहे हो बता? हजारों लाखों टन अनाज इकट्ठा करके सरकार समंदर में गिरती है हर साल किसान को बर्बाद करने के लिए। हर साल लाखों लाखों टन अनाज बर्बाद किया जाता है प्लानिंग के तहत, योजनाबद्ध। कैसे कैसे? आपके पास गांव में रखना नहीं है उसको, बाहर जरूरत नहीं है, क्या करेगी? उसको बाहर भेजेगी, वहां से रिजेक्ट होके आएगा, वापस अंदर नहीं पहुंचने देते, रास्ते में डंप कर देते हैं। इकोनॉमी का सत्यानाश घुमा के किया जाता है। आपने रिसर्च करना आता नहीं हमारे बच्चों को, कहाँ गया वो अनाज? कैसे ऐसे होता है कि जब हमको लेना होता है बीज तो इतना महंगा रेट मिलता है, और जब किसान का वही अनाज उसी बीज से पैदा होकर जब वो बिक रहा है तो सस्ता बिक रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? और ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ताकि आप लोग ये समझने लगो कि जनसंख्या ज्यादा है इसलिए प्रॉब्लम है। आप हर बात में ना एक क्लू ढूंढ के ये बोल दो कि आपको ये किया जा रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है। यार मैं देखो, बर्बाद करके उन लोगों को मिलेगा क्या? पावर, कंट्रोल। कमजोर आदमी, डरा हुआ आदमी, लालची आदमी, अकेला आदमी, समाज से टूटा हुआ आदमी कंट्रोल करना आसान है। इकट्ठा हो, मजबूत हो, हंसता खेलता हो, तगड़ा हो और अपनी व्यवस्था खुद हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। तो मैंने ऐसी करी है किसी को अपने ऊपर राज करने की, लेकिन आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है, बच्चे की फीस मिल रही है, बुढ़ापे की पेंशन मिल रही है, फ्री का कुछ ना कुछ मिलने का चांस है। फिर कल को सड़क पर चलते हुए आपको लठ मारा जा सकता है, फिर आपका चालान काटा जा सकता है। 24 घंटे डरे हुए रहोगे तो दबे रहोगे ना, तो उनको कंट्रोल मिलता है, ताकत मिलती है। आपकी ताकत ही तो छीन के उनको ताकत मिलती है। आपकी ताकत छीनी जा रही है। आप अगर इकट्ठे रहोगे तो वो कमजोर हो जाएंगे, इसलिए आपको तोड़ा जा रहा है, कभी जात पे, कभी धर्म पे, कभी पार्टी पे, कभी पैसे पे, कभी अमीरी गरीबी पे, कभी शिक्षा पे, कभी मतलब किसी ना किसी चीज पे बेसिकली। आप इतनी बातें करते हो, आप इतनी रिसर्च करते हो, मुझसे लोग पूछते हैं देवेंद्र बलहारा क्या है यार, क्या है, मतलब किस तरह का आदमी है ये, इतना ज्यादा बोलता है, ये पागल तो नहीं है? इसको मार देंगे, एक दिन कोई आएगा शूटर माथे में शूट करके चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, इसकी बातें ऐसी की ऐसी धरी रह जाएंगी। नहीं रहेंगी, धरी नहीं रहेंगी। कैसे? ये देखो, आपने चारों तरफ रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब हैं तो यहाँ बैठे हैं ना। देखो इनकी बातें धरी की धरी थोड़ी हैं, टंगी हुई हैं हर दीवार पे, हर घर में, हर जगह पर। जो भी बात मानवता के लिए होगी, लोगों के लिए होगी, वो ऐसे धरी नहीं रह जाएगी, वो अगली जनरेशन को मैसेज देगी। मार नहीं पाए भगत सिंह को वो लोग, ट्राई कर लिया उन्होंने, कागजों में आतंकवादी है लेकिन हमारा हीरो है। कमाल की बात ये देखो ना कि वो नहीं मार सकते भाई। जो स्वार्थ में जो आदमी अपने काम करता है उसको वो मार सकते हैं, वो केवल शरीर को मार सकते हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो विचार पे कर रहे हैं बेसिकली, तो वो मार देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रही बात है कि हम बोलते ज्यादा हैं क्योंकि ज्यादा मुद्दे हैं, क्योंकि समय ऐसा लगता है छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं कितने बोल पाएंगे। जितने जोश से आज बोल पा रहे हैं, 5 साल तो अभी 2016 में लगे बोलने, तो 9 साल हुए हैं अभी बोलते हुए, तो और 40 की उम्र हो गई है,
तो ज्यादा से ज्यादा क्या 50 में तो रिटायरमेंट ले ही लेनी चाहिए, तो 2-4 साल और बोल पाएंगे ज्यादा से ज्यादा इतना। और 2-4 साल से पहले वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा करके इंतजाम करने का कोशिश करेंगे कि किस तरह चुप हो जाए। तो यही कोशिश रहती है कि और लोग बोलने वाले तैयार हो जाएं इस दौरान, ताकि किसी को बात समझ में आ जाए कि यार बात तो सही है। भाई मैं क्या कह रहा हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मेरा काम क्या है कि जैसे आपको एक तस्वीर दिखाई किसी ने, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ये पूरी तस्वीर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ये रिमोट पकड़ा है, देखो अभी देखो, मैं आपको ये रिमोट की बात कर रहा हूं। मान लो कोई आदमी आपको ये वाला चीज दिखा रहा है, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं भैया ये सच नहीं है कि ये यही फेस जो है ना ये मोबाइल है, ये सॉरी इसका रिमोट है। ये भी पार्ट इसी में आता है, ये पार्ट भी आता है, और इसको खोल करके भी दिखा रहा हूं कि ये भी इसी का हिस्सा है। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इसी को कहते हैं रिमोट। ये नहीं होता, इसकी फंक्शनिंग कैसे है, ये किसने बनाया, क्या इसका पर्पस है, वो बता रहा हूं बस मैं। यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया, आपके नेता अभिनेता और ये चोर डाकू लुटेरे, ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पूरे देश को, मैं उसका दूसरा पहलू बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है, आज मैंने बता दिया है, समझ में आएगा एक दिन, 100% गारंटी की बात है। आएगा। मतलब ही नहीं है, आपके फायदे की भी तो बात बता रहा हूं मैं कोई अपना फायदा थोड़ी देख रहा हूं इसमें। मेरा तो जैसे आपने बोला कि लोग कह रहे हैं कि इसको मार देंगे, तो मतलब मेरा तो नुकसान ही है ना। दो टर्म है, हाँ, जस्टिस एंड इक्वालिटी, न्याय और समानता। भारत का संविधान कहता है कि न्याय हर किसी के साथ हो और समानता हो। तो आपके अकॉर्डिंग जस्टिस और इक्वालिटी क्या है, मतलब आपकी थिंकिंग क्या है इन दोनों के ऊपर जो घटित हो रहा है समाज में पूरे इंडिया के अंदर? देखो, इन दोनों टर्म्स को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अभी पिछले पॉडकास्ट में मेरे साथ एक IRS बैठे थे, अमन बिस्ला जी, जो जोवाड़ा से हैं। हाँ हाँ, अभी 3-4 साल पहले सिलेक्शन हुआ था। हाँ, तो वो ये कह रहे थे, टाइटल क्या अपने पिछली वीडियो का, जातिवाद ही अन्याय है। नहीं, आई डोंट एग्री विद हिम। ये तो सारे के सारे जो UPSC क्लियर करके जो IAS बनते हैं ना, ये तो सारे के सारे ऐसे होते हैं जैसे घोड़े के वो बांध दी गई है और उसको कुछ दिखाई ना देता, उसको सीधा आगे दिखाई देता है, उसको तो जैसे वो चलाते हैं ना चाबुक से और मतलब क्या लगाम से, ये तो सब गुलाम लोग हैं, नौकरी करने वाले। तो UPSC करा हुआ DC तो सबसे बड़ा गुलाम है, मतलब अगर जो मान जाए ना, तो वो तो अकल ही नहीं है उसमें। तो कैसे, मतलब आप इतने बड़े पद की गरिमा के लिए पद, बड़ा पद कहां से हो गया? बड़ा नौकर है भाई, वो नौकरी करता है, तनख्वाह लेता है। चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक जो भी तनख्वाह लेता है वो नौकर है, बड़ा नहीं है वो, छोटा है वो। उसकी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है और उसको सबसे ज्यादा रट्टा मारना पड़ता है, तब जाके UPSC क्लियर होता है। आपको सवाल अगर उससे पूछा होता अमन से, तो अमन से पूछते कि UPSC की ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, तो उनको यह बताया जाता है कि पब्लिक से ज्यादा घुलना मिलना नहीं है। वो जो जबाड़ा का लड़का है ना, पूछ लो जबाड़ा में कितना आता है, लोगों से कितना मिलता है, कितना घुलता मिलता है, हो गया सब, ट्रेनिंग हो गई पूरी। ट्रेनिंग होते ही गांव छोड़ दिया। वो तो बच्चों से 1-to-1 ट्रेनिंग सेशन भी करते हैं, बड़ा ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़े दिन जब तक वो सिस्टम, जब जैसे ही सिस्टम में काम करने लगेगा उनका आइडिया, उसी टाइम पे चुप होना पड़ेगा उनको। सही बात नहीं बोल सकते वो, बच्चों को रट्टे मारने की दिशा में ही लेके जाएंगे सिर्फ, खाली सवाल क्वेश्चन करना वो भी नहीं सिखा सकते। और जातिवाद क्या है? मान लीजिए आप ब्राह्मण परिवार से हो और मैं जाट फैमिली से हूं, आपकी पहचान ब्राह्मण फैमिली और मेरी पहचान जाट फैमिली है, ये बुरी बात थोड़ी ना है। बुरी बात कहां आएगी? जब आप या मैं अपनी जाति को ही सर्वोपरि मानने लग जाएंगे, वो गलत है। जातिवाद क्या है? बेसिकली ये एक परिवार की आइडेंटिटी है कि ये इस फैमिली से आता है। जैसे आपको कहते हैं भगवान परशुराम की फैमिली से आते हैं हम, ठीक है, ये एक पहचान खाली। जब इंसान पैदा होता है ना, पैदा होने के साथ ही कास्ट उसके साथ जुड़ जाती है। कास्ट नहीं जुड़ती, वो जिस परिवार में पैदा हुआ है वो उस DNA को कैरी कर रहा है। वो कौन से DNA को कैरी कर रहा है? क्योंकि DNA ही आपके पुरखों का जितना नॉलेज है वो DNA में है। जैसे मैं किसान परिवार से हूं, तो मेरे पिताजी ने खेती किया, मेरे दादा ने खेती किया, मेरे दादा से पहले वो खेती किया, तो जो मेरे दादा के दादा दादा और आखिर तक जाएंगे, जहां पे हमारा स्टार्ट होता है इंसान के रूप में वो क्लाइनेज चलना, वो पूरा का पूरा क्लैन, यानी वो पूरी फैमिली का आज तक का इतिहास, यानी उधर मां की तरफ, पिता की तरफ, फिर मां की तरफ, फिर पिता की तरफ, तो आज मेरे तक जब पहुंचा है, तो वो सारा का सारा नॉलेज मेरे DNA में है।
और वो खेती का नॉलेज है। तो जब भी कभी ये मानवता खतरे में पड़ेगी और जब भी कभी दोबारा से मानवता को शुरुआत करनी पड़ेगी, यदि ये करते हैं, तो उस वक्त वो मेरे पुरखों का नॉलेज जो मेरे डीएनए में पड़ा है नेचुरल तरीके से निकल के आएगा। कुछ लोग उस टाइम कला को अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग उस वक्त ज्ञान को कहेंगे, कुछ लोग उस वक्त युद्ध कला को अपना लेंगे, ऑटोमेटिक लड़ने की कला जो उनके पुरखों ने किया था। तो इसीलिए क्या है, वो जातिवाद उस फैमिली की क्लाइनेज को उसको बना के रखने का, डीएनए को बचाने का एक रास्ता है। अब मान लीजिए कुम्हार है, कुम्हार के पास मिट्टी की पहचान होती है कुदरती। वो जैसे ही मिट्टी को देखता है वो देखता है ना इससे कोई बर्तन नहीं बन सकता, लेकिन जब वो देखते हैं किसी मिट्टी से बर्तन बन सकता है, हाँ इससे इससे ना दाल बनाने वाली हांडी बहुत अच्छी बनेगी, इससे जो है वो कढ़ौनी अच्छी बनेगी, इससे बिलोनी अच्छी बनेगी, इससे दिया अच्छा बनेगा, यानी दिए के लिए ये वाली मिट्टी, वो हमेशा उस मिट्टी की क्वालिटी को उस एंगल से देखेगा। ये क्वालिटी आप में और मुझ में नहीं है देखने की। अब मान लीजिए किसी किसान परिवार की या ब्राह्मण परिवार की या उस लेवल की या किसी गडरिया फैमिली की कोई लड़की अगर मान लो कुम्हार के घर में आ गई, अब जो उनका बच्चा पैदा होगा उसके पास दो नॉलेज हो गए एक तरह से। मतलब अब उसको ये नहीं पता है कि मेरे पास ना तो पूरा नॉलेज आएगा कुम्हार वाला, ना पूरा नॉलेज आया गडरिये वाला। अब वो कंफ्यूजन में आ गया नेक्स्ट जनरेशन, उसको पता ही नहीं उसे करना क्या है, अब उसे मालूम ही नहीं है, उसका डीएनए डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसलिए जाति को बनाए रखना बहुत अच्छी चीज है। जाति के नाम पर भेदभाव करना और ऊंच नीचता वो गलत है। देखो ना, वो भी यही कहना चाह रहे हैं असल में, वो उसको, लेकिन वो जातिवाद को ही गलत कह रहे हैं। नहीं, पहचान गलत नहीं हो सकती किसी की, जाति तो पहचान है ना उस आदमी की कि किस परिवार से बिलोंग करता है, उसके आधार पर अपने को सर्वश्रेष्ठ कहना गलत है। ये कहना कि आप ही की जाति सबसे मेरे से ऊपर हो गई, मेरी जाति से, या मेरी वाली आपकी जाति से ऊपर हो गई, ये गलत है। वहां इस धरती पर पैदा हुआ हर जीव जंतु पशु पक्षी इंसान फैमिली सबको बराबर सम्मान का अधिकार है, जीने का अधिकार है। इसमें समानता भी आ गई और हाँ, इक्वालिटी भी आ गई। इसमें मतलब अपने को सर्वश्रेष्ठ कहकर कि इंसान सर्वश्रेष्ठ प्राणी है ऐसा कहकर जीव जंतुओं का आश्रय और जंगल को उजाड़ना वो गलत है, पहाड़ को तोड़ना वो गलत है, प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन करना वो गलत है, चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना गलत है। मैं उसको वैसे बोलता हूं। रही बात जिसको आप न्याय कह रहे हो, कोर्ट में जज के जो फैसले हैं उसको न्याय सोचने लगे हैं लोग, वो फैसले हैं, और न्याय तो कहीं गायब ही हो गया है समाज से, शायद इस पर चर्चा ही नहीं होती है। तो हम बैठे हैं ना चर्चा करने के लिए। हाँ, तो न्याय पे तो स्पेशल एपिसोड बन सकता है। ये तो इतना बड़ा मुद्दा है कि गांव में जितने मुकदमे आप देख रहे हो, जितना सिस्टम आप देख रहे हो, बड़े तरीके से न्याय प्रणाली को ख़त्म करके फैसला प्रणाली चालू कर दी कि मेरे हक में किस तरह फैसला आ जाए। दोनों पार्टियां ऐसा ही कोशिश करती हैं, इसी चक्कर में अपना धन भी लुटाती हैं, अपना भाईचारा भी खराब करती हैं, और मुकदमों में फंसे 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 35-35 साल ऐसे जीवन बीत जाता है जिसमें फैसले होते हैं, न्याय नहीं होता है। क्योंकि इन अंग्रेज़ों की न्याय प्रणाली में, अगर आपको पता हो कि आईपीसी बना था 1860 में और पुलिस एक्ट बना था 1861 में, यानी बीएनएस कब बना? बीएनएस तो अभी 2020-21 में आया, 24 में ये पास हुआ, मतलब 24 में बनने के बाद लागू हुआ जुलाई में। बीएनएस भी वही है, आईपीसी ही है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि अंग्रेज़ों वाला कानून चल रहा है। और ये जुडिशरी का सिस्टम तो वही है ना, बदला थोड़ी, जज थोड़ी बदल गया, कोई पुलिस थोड़ी बदल गया, व्यवस्था थोड़ी बदली, व्यवस्था तो वही की वही है, नाम भी तो बदला खाली। भाई आपका नाम कुछ भी कर दो, आप तो वही रहोगे ना, बेसिकली सोच थोड़ी बदल जाएगी आपके नाम बदलने से। तो वो जो जुडिशरी में जो जजेस आए थे वो 1860 में मतलब आए इस देश के अंदर, जुडिशरी प्रणाली। और जितने जज हैं उनके बारे में वहाँ उस आईपीसी में और उन सब जगह पे फैसले लेने में जब जजों की पावर की बात आती है तो एक लाइन लिखी होती है कि जज अपनी डिस्क्रिटरी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, मतलब अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि जज के विवेक पर निर्भर है। कहने का मतलब है कि अगर जज फ्रस्ट्रेटेड है, अपने घर से लड़के आया है, तो वो किसी के खिलाफ फैसला भी दे सकता है, या अगर जज के घर पे करोड़ों रुपया पहुंचा दिया है तो वो किसी के फेवर में भी दे सकता है। न्याय कहाँ बचा फिर? लॉ ऑफ द लैंड से जब बातें चलती हैं, आदमी का विवेक जहां काम ना करे, वही न्याय है। जहां कुदरती सिद्धांत को फॉलो किया जाए,
जहां किसी व्यक्ति का विवेक की बजाय, क्योंकि मेरा विवेक आपसे अलग हो सकता है और मैं गलत हो सकता हूँ, आप ज़्यादा ठीक हो सकते हैं, या कोई थर्ड पर्सन गलत हो सकता है, जिसके हाथ में फैसला करना है वो अगर अपने विवेक से फैसला करेगा तो उसका विवेक न्याय करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में विवेक के ऊपर तो काम ही नहीं होता, मेमोरी पे काम होता है खाली। ओके, चर्चाएं हमने कर ली, काफी सारी चर्चाएं कर ली। हम्म अब मैं जानना चाहता हूँ देवेंद्र बलहारा की जो स्टडी रही है हम्म शुरुआत से लेकर और यहाँ तक की, उसको समराइज करिए एक बार, क्योंकि दर्शकों को पता नहीं है कि देवेंद्र बलहारा क्या करके क्या बने और अब क्या है। देखो मैं शॉर्ट में। नहीं, मैं शॉर्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने आप को 10वीं पास से ज्यादा नहीं मानता। मानना ना मानना अलग बात, आपने ठीक है, किया क्या वो बताओ। उस पे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि गाँव में जब हम जाते हैं ना, नहीं जो बताओ ना एक बार, ना, दिक्कत क्या मैं है? बताना नहीं चाहता, क्योंकि हम जब तो गाँव, आप डरे हो? हाँ मैं डर रहा हूँ, क्योंकि गाँव में जब हम जाते हैं ना तो गाँव के लोग ये कहते हैं जी आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, आपको तो बातें समझ में आ जाती हैं, और नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी ये हैं। कोई तुक नहीं तो मैं होगी, उनको ये ये बोलता कोई हूँ, मैं तुक उनको नहीं ये है मेरी बोलता हूँ बात कि में। आप मेरी बातों में कहीं पढ़े लिखे का बातें बताओ, मैं पढ़े लिखो जैसी कोई बात नहीं करता। मैं डिपार्टमेंट में, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी रहा, मैं टीचर भी रहा डिपार्टमेंट के ही कागजों से। फिर मैं वही लेकिन कह रहा हूँ लेकिन ना, मुझे 10वीं के बाद आपने क्या किया? चलो 10वीं तो सबको पता है। कुछ नहीं, बस पढ़ते रहे, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं आज भी पढ़ कुछ रहा हूँ। बताओ। देखो अगले साल तो मैं लॉ में दाखिला लेने वाला हूँ, हुँ, इस साल नहीं, अगले साल नहीं, उससे अगले साल। हुँ, जैसे इस साल मैंने अपनी पत्नी को लॉ में दाखिला दिलाया, हुँ, 20 साल से शादी हो गई है, मेरी पत्नी आज भी पढ़ रही है, मतलब हुँ, हम लोग पढ़ ही रहे हैं। मैंने मतलब ये समझो नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, फिजिक्स, साइंस, और भाई एजुकेशन, मतलब डीएड बीएड एमएड, और लॉ में तो अब लेंगे हम, वो पहले साल लेगी, फिर बेटा अगले साल लेगा, मैं अगले साल, मैं जूनियर बनूंगा उनका, सबसे बेटे का जूनियर मैं बनूंगा लॉ में। तो ऐसा करके हम लोग, आप अभी तो आप न्याय प्रणाली को गलत बता रहे थे हाँ, और फिर आप लो करने वाले भी हो। उनकी गोप भी खोदनी है ना, बताना है ना कि ये संविधान में ये लाइन गलत लिखी है, संविधान के बारे में ये गलत पढ़ाया जा रहा है, यहाँ लॉ में ये चीज़ गलत है, यहाँ पर ये गलत है, कैसे बताऊंगा मैं? अगर जैसे उस टाइम पे कोरोना के टाइम पर मैं नेचुरोपैथ था, मुझे नेचुरोपैथी आती थी, मुझे पता था शरीर कैसे काम करता है, मुझे पता था ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, मुझे पता वायरस नाम की कोई चीज़ नहीं है, मुझे पता है ये सारा फ्रॉड है WHO, मुझे मालूम है कि ये वैक्सीनेशन भी पूरा पूरा फ्रॉड है, मुझे पता है ये सारा गेम प्लान है। तो अब नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ था, लोगों ने सोचा ये शायद दूसरा एलोपैथी वाला डॉक्टर होगा, मैंने कहा मैं नेचुरोपैथी वाला डॉक्टर हूँ। ठीक है, अ, अब वो लोग उसको समझ करके शायद नाम के आगे डॉक्टर लगाया, उससे बच गए, बहुत सारे लोग बच गए कि यार इतना बड़ा डॉक्टर कह रहा है तो शायद ठीक ही बात होगी। मैं ये कह रहा हूं, मुझे एक ऐसा कल्चर के लिए मैं काम कर रहा हूं जहां आदमी किसी को इज्जत जो है ना वो उसके पैसे, उसकी पावर, उसका पद या उसकी डिग्रियां देख करके ना तय करे। तो कैसे करें? सिर्फ आप इंसान है, मैं इंसान हूं, इंसान होने वाला सम्मान तो हम कर ही सकते हैं एक दूसरे का, इसमें क्या फर्क पड़ता है भाई? वो बराबर होना चाहिए ना सबका। और फिर जो पद है, उस पद पे बैठा हुआ है, उस पद के नाम की तो तनख्वाह लेता है ना, फिर उसका सम्मान का अलग एक्स्ट्रा तो सम्मान थोड़ी होना चाहिए उसका। मैं ये कह रहा हूँ कि स्कूल में चले गए आप, तो प्रिंसिपल का सम्मान और चपड़ासी का बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों अपनी जो वो काम करते हैं उसकी तो तनख्वाह लेते हैं, और इंसान है वो दोनों बराबर, तो इंसान होने वाला सम्मान बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि मेरी कोशिश ये है कि मैं इस समाज को ये बता पाऊँ कि अगर मेरी पहचान अगर किसी को देखनी है, तो मैं फफड़ाना गांव से बिलोंग करने वाला एक ऐसा इंसान जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित है, और जो अपने बच्चे के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाह रहा है जहां इंसान इंसान का कॉम्पिटिटर ना हो, बल्कि को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व के साथ रह करके कॉपरेशन से जीने वाला उसका सहभागी हो, सहयात्री हो। ऐसा डरा हुआ बाप हूं मैं, मतलब मुझे अगर देखना हो किसी को तो ऐसे डरे हुए बाप के रूप में आप देख सकते हैं। फिर एक ऐसे काउंसलर के रूप में आप मुझे देख सकते हैं जिसने एक ऐसी सिस्टम पे काम किया है कि हम हर बच्चे का टैलेंट 3 साल की उम्र में निकाल सकते हैं कि उस बच्चे को परमात्मा ने किस काम के लिए पैदा किया है। फिर हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम पर काम करने वाले आदमी और टीचर के रूप में आप मुझे देख सकते हो जो 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम खड़ा करना चाहता है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आप मुझे देख सकते हो जो जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी इन सब पर काम करके शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद का खात्मा करना चाहता है। ये नहीं कि मैंने क्या कर लिया है,
ये कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा क्या विचार, विचार इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं किस खानदान से, किस परिवार से, कहाँ से आता हूँ, इतिहास में मैंने क्या किया है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। बिकॉज बहुत सी अच्छी बातें होंगी, बहुत सी बुरी बातें होंगी। वहां से देवेंद्र डिफाइन नहीं होना चाहिए, वहां से राहुल भी डिफाइन नहीं होना चाहिए। राहुल अब क्या है और वो क्या करना चाहता है, और उसमें उसे समाज के लिए उसकी उपयोगिता क्या है, और वो समाज के लोगों से किस तरह के भागीदारी और उनके सहयोग की कामना कर रहा है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।